हेलो फ्रेंड, वाईटी स्टडी जोन के हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के सामने क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का एक मोस्ट टाइम पे चैप्टर जिसका नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जी हाँ, जानेंगे इस टॉपिक से संबंधित उन मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन को जिनकी आपकी आगामी परीक्षाओं में बनने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना। तो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को मैं देना चाहूँगा एक बहुत ही प्यारी सी जानकारी। जी हाँ, अन अकेडमी आप सभी के सपने को साकार करने के लिए लेकर आ चुके हैं फिर से एक बार यूपीएससी सीएससी जीएस मेगा कॉम्बैट। तो इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के सभी यूपीएससी के एस्पिरेंट पार्टिसिपेट करके ये फाइंड करते हैं कि आखिरकार उनकी तैयारी का लेवल क्या है, उनकी तैयारी का लेवल जे कर्व में है या फिर उनका डाउन जे कर्व है। थिंक अबाउट इट। तो इस कॉम्बैट में आप सबको पार्टिसिपेट करना है। इस कॉम्बैट में आपको मिलने वाले हैं क्या 50 क्वेश्चन जो को सॉल्व करने हैं 60 मिनट के अंदर। और दोस्तों, जिस बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक या बहुत वीक है तो वो बच्चे भी इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है क्या, फ्री स्कॉलरशिप। जी हाँ, ये आपका फ्री स्कॉलरशिप लाइव टेस्ट है, इसमें आप पार्टिसिपेट करिए। अब बात करते हैं कि आखिरकार इसकी और क्या अधिक इम्पोर्टेंस है। सो गाइज, अगर हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 5 तारीख को, 5 जून को, उसमें 30% क्वेश्चन जो आए थे वो सीधे डायरेक्ट पूछे गए थे कॉम्बैट में से। और अगर आपको ध्यान से अच्छे से दोस्तों याद होगा कि 30 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का रिजल्ट अनाउंस हुआ था। उसमें 23 कैंडिडेट वो थे जिन्होंने क्या करा, कॉम्बैट में पार्टिसिपेट किया था लगातार और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया था। और इस कॉम्बैट में जितने भी क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन तैयार होते हैं क्या, अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा। याद रखिएगा 26 जून इस संडे सुबह 11 बजे आप सबको इसे पार्टिसिपेट करना है। एनरोल नाउ एंड यूज माई कोड YTSZ10। इसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों 250 लकी पार्टिसिपेंट को मिलने वाला है अमेजन गिफ्ट वाउचर भी 5000 रुपीज़ का। इसके अलावा आपको मिलते हैं क्या, एक्साइटिंग गैजेट्स एज फॉर एग्जाम्पल मैकबुक, आईपैड, सैमसंग एंड अमेजन गिफ्ट वाउचर। चलिए बात करते हैं T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट की। ये टेस्ट कंडक्ट होती है क्या, मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM पर। और ये टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे कौन, प्रशांत धवन सर। 20 MCQ 30 मिनट को प्रेजेंट होंगे और ये तो आपके जो बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। अगर आपकी रैंक इस प्रकार से आती है तो आपको मिलती है क्या, इतने रुपीज़ का अमेजन गिफ्ट वाउचर। सो चलिए बात करते हैं पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स फ्री टेस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी कंडक्टेड बाय डॉक्टर महिपाल राठौर। 25 MCQ 30 मिनट बाइलिंगुअल आपका ये टेस्ट कंडक्ट होगा। एवरी सैटरडे 5 PM इसका टाइमिंग है। अगर आपकी रैंक इस प्रकार से आती है तो आपको मिलता है अमेजन का इस प्रकार का अमेजन गिफ्ट वाउचर। चलिए बात करते हैं अपने क्लासेस के बारे में। तो इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूँ पर डे की 2 फ्री लाइव क्लासेस। जी हाँ, पहली क्लास की टाइमिंग है 6 PM एंड सेकंड क्लास की टाइमिंग आपका 8 PM। हमारे प्रोफाइल का लिंक आपको दिया गया है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो की ओर। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और जितने भी हमारे ओल्ड एस्पिरेंट हैं वो जल्दी से ओपन कर लीजिए पेज नंबर 88 को और करते हैं इस बुक को हाईलाइट। सबसे पहले हमको दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का जो आगमन हुआ था वो हुआ था 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। यहाँ पर आपको एक फैक्ट अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार वाणिज्य कंपनियाँ क्या होती हैं। देखिए, वाणिज्य कंपनियाँ वो कंपनी होती हैं जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है किसी अन्य देश के अंदर अपनी कंपनी की स्थापना करना और थोड़ा बहुत लाभ का अर्जन करना। ठीक है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, केवल थोड़ा सा अपने लाभ का अर्जन करना। तो इनका प्रमुख उद्देश्य केवल मात्र शुरुआत में यही था। लेकिन धीरे धीरे करके इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ती गई कि हमारे भारत की नींव पर भी इन सभी कंपनियों का आधिपत्य या फिर हम कह सकते हैं अधिकार स्थापित हो गया। यहाँ पर यूरोपीय वाणिज्य कंपनी का जो आगमन हुआ था वो हुआ था 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और जितने भी नए बच्चे हैं इस फील्ड के अंदर, कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर, उत्तरार्ध का अर्थ क्या होता है ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। उत्तरार्ध का अर्थ होता है कि आधे से बाद का काल। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, अभी हमारा क्या चल रहा है, दिसंबर मंथ चल रहा है और हम खड़े हैं 2021 में। ठीक है, वर्ष क्या है 2021। तो हम कह सकते हैं कि हम 2021 के उत्तरार्ध में खड़े हैं, मतलब कि 6 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। ठीक है, दिसंबर क्या हो चुका है, अब एंड होने वाला है ये वर्ष का। तो जो भी आपका आधे से बाद का काल होता है उसे हम कहते हैं उत्तरार्ध काल। अब हम बात करते हैं कि इनके आगमन का क्रम क्या था। तो सबसे पहली जो कंपनी आई थी वो थी पुर्तगाली कंपनी।
ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर आपके आए थे स्वीडिश, ठीक है। फिर कौन आए थे? फिर आपके आए थे स्वीडिश। तो यहाँ पर विस्तार पूर्वक हम इनके बारे में इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं, राइट। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले पुर्तगाली के बारे में। देखिए, प्रथम पुर्तगाली जो आया था वो आया था वास्को डिगामा, ठीक है। प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीत की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद में 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर, ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह है जिसको हम कहते हैं कालीकट, ठीक है, कालीकट बंदरगाह पर ये उतरा। अब एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको एक बात ध्यान रखनी है, और क्या रखना है कि आखिरकार उसको लाने वाला जो जिसकी नाव थी, जिसकी नाव में ये बैठ के आया था, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं नाविक, तो उसका नाम था क्या? अब्दुल मनीद, ठीक है। और इसकी यात्रा कुल कितने दिन तक चली थी? 90 दिनों की लगातार इसने समुद्री यात्रा करी, मतलब कि 3 मंथ लगातार वास्को डिगामा कहाँ रहा? नाव के अंदर रहा। इसने प्रॉपर लगातार इनकी यात्रा चलती रही थी, और 17 मई 1498 को ये कालीकट पे उतरा। अब ये अगर कोई दूसरे देश से कोई अगर हमारे यहाँ पे आता है तो ये वहाँ के राजा का फ़र्ज होता है, वहाँ के शासक का फ़र्ज होता है कि उसका वो स्वागत करे, ठीक है, क्योंकि वो क्या हमारे लिए एक अतिथि है, हमारा एक मेहमान है, और हमको नहीं मालूम था कि ये मेहमान ही हमारा घर को ढा सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आखिरकार उस समय वहाँ का शासक कौन था। तो वो था शासक जमोरिन। इसने वास्को डिगामा का स्वागत किया, ठीक है। इसने क्या करा? इसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। अब अगला पॉइंट, हम आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले भी एक छोटी सी घटना और घटित हुई थी जिसको आप इस बुक के साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में, ठीक है, आसा अंतरिम ये पहुंचा था, और उस जगह को तूफानी अंतरिम नाम दिया गया था, ठीक है। आसा अंतरिम बोले तो बेटा केप ऑफ गुड होप के रास्ते वास्को डिगामा भी आया था, लेकिन इसकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी? वो करी थी बार्थोलोमियोस डियाज ने, ठीक है। इसके लिए रास्ता ये व्यक्ति बना के गया था, फिर इसी का रास्ता तय करते हुए वास्को डिगामा बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर एंटर कर गया। तो इस पर्सनैलिटी का नाम और ये वर्ष 1487 आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपके सामने ये है कि पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत में आया, और 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा फिर से एक बार भारत आया। देखिए, इनको बार बार आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इनका उद्देश्य था भारत के अंदर व्यापार करना, बट इनको परमिशन मिल नहीं पाई। ये अपनी बातों को समझा नहीं पाए कि हमारे भारत को क्या लाभ होगा, मतलब कि हमको अपनी जाल में ढंग से फंसा नहीं पाए। फिर दोबारा आए, हिम्मत नहीं आ रही ये लोग, ठीक है। वास्को डिगामा जो दोबारा आया था, ये वर्ष आपका 1502। स्टेट पीसीएस खास तौर दोस्तों यूपी वाले एग्जाम में, यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि आखिरकार वास्को डिगामा पुनः भारत कब आया था। एग्जाम में आपको ऑप्शन 1498 भी देता है और 1502 भी देता है, और मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं 1498 की ओर। तो आपको यहाँ पे सेकंड टाइम पूछेगा तो आप बोलेंगे 1502, ठीक है, 1502। अगर फर्स्ट टाइम बोलेगा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 17 मई 1498। ऐसे ही ट्रैप में, ऐसे ही जाल में आपका बोर्ड भी आपको फंसाने का प्रयास करता है, और आपको उस जाल में फंसना नहीं है। अगर आप बोर्ड के जाल में आप फंस गए, जिस भी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ से एक नंबर जाने वाला है। तो प्लीज़ पकड़ बनाए रहिए, रखिएगा, और बुक को अंडरलाइन करते रहिए। आगे हम बात करते हैं फ्रांसीसी डी अल्मीडा, मोस्ट टाइम की पर्सनैलिटी है। ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत में आया था, और इसी व्यक्ति ने भारत में शांत जल नीति, मतलब कि ब्लू वाटर पॉलिसी को भी अपनाया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि ब्लू वाटर पॉलिसी आखिरकार है क्या दोस्तों। इस नीति के तहत, ठीक है, इस एम के तहत पुर्तगाल का या पुर्तगालियों का मेन उद्देश्य था कि हम समुद्री क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित सबसे पहले करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि इंडिया में जो भी होंगी अदर कंट्री, जो भी कम्युनिकेट करना चाहेंगी, व्यापार स्थापित करना चाहेंगी, उनका क्या हो जाएगा? रास्ता कट हो जाएगा, ठीक है। समुद्र पर ही बिल्कुल शांत नीति के द्वारा क्या करना? अपना व्यापार स्थापित करना।
पहले के व्यापार जितने भी होते थे वो जल के माध्यम से होते थे, क्योंकि उसमें खर्चा क्या आता है, बहुत ही कम आता है खर्चा। तो अधिकांश व्यापार जो आधारित थे वो थे पानी बेस पर। चलिए, ये आपको ध्यान रखना कि शांत जल की नीति का उत्पादन किसने किया था, इस नीति को किसने अपनाया था, तो वो था आपका फ्रांसिस डी अल्मीडा। ये कौन था, ये था पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर, याद रखिएगा। और ये भारत कब आया था, ये आया था 1505 में। ठीक है, कब आया था, 1505 में आया था। ये फैक्ट मोस्ट टाइम पे है। अब हम बात करते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत में आया और इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी नीति किसने दी थी, फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। लेकिन उसके बाद में इस नीति को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, वो था आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दूसरा व्यक्ति था। ठीक है, तो ये नाम कुछ अजीबोगरीब से होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं नामों को। आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए 4-5 बार, या फिर इस वीडियो को पॉज करके इन सभी के नाम को 2-3 बार दोहराइए। 1505 ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसीसी डी अल्मीडा, उसके 4 वर्ष बाद 1509 में ये शासक आया था। इस तरह से अगर आप 4-5 बार बोलेंगे अपने आप के साथ में तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। अब उसने क्या करा दोस्तों, देखिए 1509 में ये आया, मात्र 1 साल के अंदर अंदर इसने सबसे बड़ा जो क्षेत्र था उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देखिए 1510 में इसने क्या करा, इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। जबकि इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि अपनी कंट्री से सामान को लाना, यहाँ बेचना, बस क्या था, इतना सा काम था। लेकिन इन्होंने शुरुआत से ही अपनी चालें चलनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब गोवा को क्या करा इन्होंने, गोवा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ठीक है, गोवा क्या है, समुद्र के पास है, तो अच्छा खासा वहाँ पर क्या हो सकता है, बहुत बड़े बड़े बंदरगाह इनके बन सकते हैं, एक डॉकयार्ड बन सकते हैं जहाँ पर ये अपना माल को उतार सकते हैं। वहाँ पर इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1530 में मूव कर जाएंगे सीधे हम लोग। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को ही क्या कर दिया, अपना राजधानी बना दिया। अगर किसी भी क्षेत्र को हम लोग अपनी राजधानी बना देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आधिपत्य और अधिक स्थापित हो जाएगा। तो ये काम इन्होंने भी करा। तो एग्जाम की दृष्टि से वनडे एग्जाम में पूछा गया कि आखिरकार 1530 में किस पुर्तगाली ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था, तो इस गवर्नर का नाम है, पुर्तगाली गवर्नर का, नीनो डी कुन्हा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है केवल मात्र, देखिए आप चाहें तो पूरी बुक को पढ़ सकते हैं, मैं चाहूँ तो पूरी बुक को रंग बिरंगा कर सकता हूँ, येलो से ग्रीन से। ठीक है, लेकिन हमको केवल अपना एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, क्या करना है, आपका मेन उद्देश्य क्या है, आपका मेन उद्देश्य है केवल उतना पढ़ना जिससे आपका एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाए। दोस्तों यहाँ पे अगला जो पॉइंट है आपका, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया था, पुर्तगालियों ने किया था। कहाँ पे किया था, गोवा में किया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1556 में, 1556 में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन कहाँ पर है, केरल में, अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी थी। और इन पुर्तगालियों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी, केरल में 1503 में। लेकिन दूसरी फैक्ट्री भी आपको ध्यान रखनी है, 1505 में इन्होंने स्थापित करी थी, कहाँ पर, कन्नौर में। ठीक है, कहाँ करी थी, कन्नौर में। और इंडिया को, ठीक है, तंबाकू की खेती सिखाने वाला जो पहले जो यूरोपीय कंपनी थी वो थी पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों ने क्या करा, तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया। मतलब कि तंबाकू में क्या होता है, एक नशा होता है। हमारे हमारे जो भारतवासी थे उनको खोखला करने की भी इन्होंने क्या करी, रणनीति चलनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब क्या हो गया, अभी भारत में सबसे पहले आए और 1961 ईस्वी में गोवा छोड़कर सबसे अंत में गए। तो यूरोपीय कंपनियां जितनी भी थी जो हमने शुरुआत में पढ़ी, उन सब में सबसे लंबा शासनकाल किसका था, तो ये था पुर्तगालियों का। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी शासक हुए आपके, ठीक है, जैसे आपका पुर्तगाली के बारे में हमने आपको बताया, डच के बारे में, फ्रांसीसी के बारे में, अंग्रेज के बारे में, जो भी कंपनियां थी उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपका, पुर्तगाली। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अब बढ़े हम लोग कहाँ पर, डच की ओर। तैयार है, चलिए। हाँ, यहाँ पे ना मेरे अभी मन में एक सवाल एक और आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक स्टार मार के एक पॉइंट और लिखना है। वो पॉइंट दोस्तों ये लिखना है कि पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी भी कहते थे। ऐसी कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो स्वयं को क्या, सागर का स्वामी के नाम से पुकारते थे, तो दोस्तों ये थे आपके पुर्तगाली। और एक फैक्ट आपको और लिखना है अपनी बुक में, वो ये लिखना है कि गोवा घोड़ों के इंपोर्ट के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध था। ठीक है, इस स्थान पर सबसे अधिक गोवा में क्या हुए, घोड़े रखे गए। तो ये स्थान आपको
याद रखना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं, हम क्या अब बात करते हैं डच के बारे में, ठीक है। हॉलैंड वासी क्या थे, आपके थे डच। तो डच संसद के द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और पहला डच यात्री कौन था जो इंडिया में आया था व्यापार के उद्देश्य से? दोस्तों ये था आपका कार्नेलियन हाउटमैन। दोस्तों एक चीज़ सोचिए, यूरोपीय कंपनी फिर यहाँ पे क्यों आई? वास्तव में हमारा देश क्या था, सोने की चिड़िया था, ठीक है। एक समय पर यहाँ पे ये लोग आए, अपना उल्लू सीधा करा, यहाँ पे हमारे भारत को खोखला करके वापस चले गए। यहाँ पे केवल आपको ध्यान रखना है कि पहला डच यात्री कौन था जो इंडिया आया था, वो था आपका कार्नेलियन हाउटमैन। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब रखी गई थी? 1602 में इसकी स्थापना हुई थी। अब सीधे हम मूव करते हैं यहाँ पे डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605, याद रखना 1602 में कंपनी स्थापित हो गई। अब 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इन्होंने प्रथम डच कारखाना स्थापित करा था, ठीक है। मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना स्थापित किया तथा पेतोपोली में दूसरा कारखाना इन्होंने क्या करा, स्थापित किया। अब उसके बाद केवल आपको ध्यान रखना है इसके किस कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कारखाने बहुत सारे हैं इसके, डच के छोटे बड़े बहुत सारे थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है केवल पुलिकट में कब हुआ था इसका कारखाना स्थापित, तो ये हुआ था 1610 में। और जो सेकंड आपका है सूरत, ये हुआ था 1616 में। फिर थर्ड है आपका कोचिन, यहाँ पे डच कारखाने की स्थापना हुई थी 1663 में, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। और उसके बाद हम बात करते हैं पुलिकट। पुलिकट में डच कारखानों को, ठीक है, गैल्ड्रिया किला कहा जाता था, ठीक है। अब ये पुलिकट क्यों इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, पुलिकट क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों डचों ने पुलिकट, जो उनका क्या था, मुख्यालय भी था, डचों का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, आपका पुलिकट में था, राइट। और इनमें स्वर्ण के सिक्के पगोड़ा का प्रचलन भी इन्होंने ही करवाया। 1759 में अंग्रेजों ने डचों को बेदरा के युद्ध में पराजित करा। अंग्रेजों ने डच को पराजित कर दिया, डच थोड़े से समय के लिए आए और बाद में चले गए, ठीक है। क्योंकि इनके पास क्या था, अंग्रेजों के पास में जो सैन्य शक्ति थी वो काफ़ी क्या थी, सशक्त थी। बस उन्होंने अपना जलवा दिखा दिया अंग्रेजों ने। खैर हमारा तो खैर काफ़ी लूट खसोट करा, उसके बारे में हम कभी और दिन बखान करेंगे। अभी हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में वॉर हुआ, तो ये वॉर का नाम क्या था, ये वॉर था आपका बेदरा। बेदरा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के युद्ध में पराजित करके भारत में उनकी गतिविधियों को समाप्त कर दिया। तो अंग्रेज, ठीक है, वर्सेस डच के बीच में जो वॉर हुआ था वो था आपका बेदरा का युद्ध। बेदरा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ये वॉर कब हुआ था, 1759 में, ठीक है। कब हुआ था, 1759 में। अब उसके बाद दोस्तों अंग्रेज यहाँ पे आ गए। अब बात करते हैं केवल अंग्रेज के बारे में। दोस्तों इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारियों के एक समूह ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी 1599 में। और यहाँ पर अंग्रेजों की जो महारानी है, ठीक है, इनका नाम है दोस्तों महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी को, ठीक है, कंपनी को पूर्व के साथ में व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का, ठीक है, कितने वर्षों का, 15 वर्षों का एक अधिकार पत्र प्रदान कर दिया, ठीक है। आप पूर्व की साइड में जाकर के, पूर्व देशों में जाकर के आप लोग कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, परमिशन वहाँ से मिल गई। अब बात करते हैं जैसे ही ये व्यक्ति इंडिया आए तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत थे एक, जिनका नाम है कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। और ये जिस जहाज में इंडिया आए थे तो उस जहाज का नाम था आपका हेक्टर। और ये जहाज जहाँ पे आया था उस जगह का नाम था आपका सूरत। याद रखना, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत का नाम बताइए क्या था, जो पहली बार इंडिया आया था, तो वो था आपका कैप्टन हॉकिंस। किस जहाज से आया था, हेक्टर जहाज से आया था। कहाँ पे आया था भैया, ये उतरा था सूरत के अंदर, ठीक है। और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में जाकर के ये पहुंच गया। वहाँ उसने बादशाह से फारसी में बात करी। भाई मुगलों की जो वार्तालापी जो भाषा थी वो क्या थी, वो थी फारसी। और इसने फारसी में बात कर दी, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को पिघलाना अगर है तो या तो उसके गांव के बारे में जिक्र कर दो, और गलती से आप उस गांव के निकल गए तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, मतलब कि वो व्यक्ति खुश हो ही जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, जहांगीर काफ़ी खुश हो गया और इसने इस व्यक्ति को, मतलब कि कैप्टन हॉकिंस को
400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 400 मनसब के बारे में, 400 का मनसब, ठीक है। जहांगीर ने किस इंग्लैंड के राजा के दूत को ये 400 मनसब दिए थे, वो था आपका कैप्टन हॉकिंस। याद रहेगा ना बच्चे। चलिए आगे हम बात करते हैं। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी मसूलीपट्टनम में स्थापित करी। सीधे हम मूव करेंगे यहाँ पे अब कि ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 में भारत आए और जहांगीर के दरबार में ये पहुंचे। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि सर टॉमस रो कब आया था और किसके दरबार में ये पहुंचा था, ठीक है। 1615 में ये भारत आया था और जहांगीर के दरबार में ये उपस्थित हुआ। उपस्थित का अर्थ ये है कि अपनी मंशा, हम थोड़ा सा व्यापार अपना और स्थापित करना चाहते हैं, अपने ब्रांचेस यहाँ खोलना चाहते हैं, वहाँ खोलना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, यही इनका मेन उद्देश्य था बस केवल। और हमारे जो शासक थे वो क्या थे, इनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते थे। अब चलिए मूव करते हैं हम अगले पैराग्राफ की ओर। ये है आपका पैराग्राफ 1639 की ये घटना है, ठीक है। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डी नामक अंग्रेज ने, ठीक है, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया। पट्टा क्या होता है, जस्ट हम कह सकते हैं लीज पर। लीज बोले तो बच्चे एक छोटा सा कर्जा, जैसे आप लोग मंथली रूम रेंट लेते हैं ना, तो वैसी बड़ी भूमि जो ली जाती है उसको हम बोलते हैं क्या, ये भूमि उन्होंने पट्टे पर ली है, ठीक है। महीने के हिसाब से हमने कुछ कह सकते हैं जैसे कि उसका किराया दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डी नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया, पूरा मद्रास, और वहाँ पर इसने एक फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करी थी। एक किला था जिसका नाम था सेंट जॉर्ज। तो ये आपको ध्यान रखना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1639 में। अब 1661 में एक बहुत बड़ी घटना हुई, बताएंगे। देखिए 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगंजा, ठीक है, ब्रिगंजा कह सकते हैं इनको, ठीक है, इनका विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके मुंबई को दहेज के रूप में प्राप्त किया। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ क्या, ब्रिगंजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया। और 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने क्या करा, बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्या करेगा, जगह का इन्वेस्टमेंट कर दिया उसने। तो ये थी सबसे बड़ी घटना। सोचिए इतना बड़ा मुंबई दहेज में दे देना, भाई उनके लिए कोई बात नहीं थी, लेकिन हमारे लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी ये, और आज भी बहुत बड़ी बात है अगर हम ध्यान से इतिहास के पन्नों को गहराई से पढ़ेंगे तो। आगे हम बात करते हैं कि बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 में, कब, 1698 में अंग्रेज़ों को 3 गांव दिए, ठीक है। 3 गांव में एक था आपका सूतानाती, एक था आपका कलिकाता और एक है आपका क्या, गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान करी, जिससे बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। अब यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे तीनों को मर्ज करके एक नया स्थान बन गया जिसका आधुनिक नाम दोस्तों है आपका कैलकाटा। जॉब चारनाक ने बंगाल के इन तीनों गांवों को मिला करके आधुनिक कैलकाटा की नींव रखी और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट कौन था, सर चार्ल्स अय्यर थे। तो याद रखना दोस्तों कि फोर्ट विलियम का निर्माण कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कैलकाटा में। उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था सर चार्ल्स अय्यर। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया जो 1774 से लेकर के 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा। अब यूरोपियों की भारत में फैक्ट्रियाँ किस प्रकार से स्थापित हुई थी। पहला था आपका पुर्तगाली, जिसका स्थान था आपका कोचीन केरल में, और ये स्थापना वर्ष है आपका 1503। देखिए आने का वर्ष अलग है, फैक्ट्री स्थापित करने का वर्ष अलग है। जैसे हम कह सकते हैं कि आपने अगर कोई मकान लिया, ठीक है, आपने कोई ज़मीन ली, ज़मीन लेने का वर्ष अलग होगा, लेकिन उसको घर बनाने का वर्ष अलग होगा। आपने ज़मीन ली, ज़मीन में पैसा खर्च हुआ आपका, आपने 4-5 साल वेट किया, घर बनाएंगे बाद में, मकान बनाएंगे बाद में, ईंट पत्थर की दीवार खड़ी करेंगे बाद में, ठीक है, तो कुछ गैप आ गया। तो वैसे ही यहाँ पर भी था कि यूरोपीय कंपनियाँ परमिशन लेकर के कुछ टाइम के उन्होंने ठहराव लिया, ठीक है, थोड़े टाइम के रुक गए और कुछ समय के बाद उन्होंने क्या करा, अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना करी थी। पुर्तगालियों की जो स्थापना हुई थी फैक्ट्री की, वो हुई थी 1503 में, प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। और कभी कभी दोस्तों एग्ज़ाम में इनके आने के वर्ष को ही फैक्ट्री में ही ऐड कर लेता है,
ठीक है। अब कहते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये आए तो 1498 में थे, लेकिन उससे पहले वो भी तो आ गया था जिसने केप ऑफ गुड होप की खोज करी थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परमिशन उसको वहाँ मिल चुकी थी। तो अगर आपको 1498 देगा तो आपको इस पर टिक मारना है, वरना आप टिक मारेंगे 1503 में। दोनों ऑप्शन आपको एक साथ कभी नहीं देगा, ध्यान रखिए। ठीक है। उसके बाद जो आए थे आपके डच आए थे, ये आए थे क्या, इनकी पहली जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी ये हुई थी 1605 में। ठीक है। ठीक है, 1605 में। नेक्स्ट आपके अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। ये पूरी लिस्ट आपको अच्छे से याद रखनी है। अब फ्रांसीसी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो फ्रांसीसी फ्रांस के सम्राट थे। ये फ्रांस के सम्राट लुई 16वां के मंत्री कालबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इदसे ओरिएंटल्स कहा गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1673 के बारे में। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से, ठीक है, पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो आगे चल कर के पांडिचेरी बन गया। ठीक है। और पांडिचेरी का प्राचीन नाम क्या था, पुडुचेरी। और डचों ने क्या करा, डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजविक की संधि के बाद में क्या हो गया, एक संधि हुई थी, रिजविक की संधि के बाद में पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। अब बंगाल में मुख्य फैक्ट्री क्या थी, चंद्रनगर में थी इनकी। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1742 हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी के बारे में, ध्यान रखिएगा। 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बना और वे भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। ठीक है, पूरा साम्राज्य अपना स्थापित करना चाहता था। और अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य कुछ कर्नाटक क्षेत्र पर कुछ वॉर हुए, कुछ युद्ध हुए, जिसको हम बोलते हैं कर्नाटक युद्ध, या फिर इसका एक अन्य नाम भी है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। कुल कितने हुए, तो ये हुए थे 3 युद्ध। अब एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको ये तीनों जो आपके कर्नाटक युद्ध हुए थे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्नेटिक वॉर। पहला कब हुआ था दोस्तों, पहला आपका हुआ था 1746 से लेकर के 48 ईस्वी तक, ये पहला वॉर हुआ था 1746 से लेकर के 1748 तक। उसके बाद दोस्तों जो आपका सेकंड वॉर हुआ था वो हुआ था 1749 से लेकर के 54 एडी तक, ठीक है, ईस्वी तक। और उसके बाद दोस्तों जो आपका तीसरा हुआ था ये हुआ था 1756 से लेकर के 63 एडी तक। तो ये तीनों ही फैक्ट आपको बुक के साइड में लिख लेने हैं, बुक पे बहुत स्पेस है। ठीक है, आप लिखने में, नोट्स तैयार करने में, बुक के ऊपर लिखने में प्लीज़ कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि जो आप रिवीजन करेंगे एग्जाम से चंद दिन पहले वो करेंगे सीधे अपने इस बुक में से, ना कि वीडियो में से। वीडियो में से रिवीजन करना पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत किल होगा कहीं ना कहीं। केवल वीडियो को एक बार देखिए या फिर 2 बार देखिए, 2 बार के बाद आपको तीसरी बार कभी भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल करेंगे रिवीजन अपनी बुक में से। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वाडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना क्या हो गई, पराजित हो गई, और उसका वर्चस्व क्या हो गया, भारत के अंदर समाप्त हो गया। अब कर्नाटक युद्ध के बारे में यहाँ पर भी आपको डिस्कस किया गया है वैसे, ठीक है, अगर हम नहीं भी लिखेंगे साइड में, मैंने देखा नहीं था जस्ट नीचे अभी देखा हमने, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिएगा, फिलहाल फाइनली क्या हो गया, परिणाम क्या था, संधि के बाद में किस प्रकार से आपस में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा। ये तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।